नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल लगातार हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर चुनावी रण में सियासी माहौल है क्या, वो बताने की कोशिश कर रहा है। आज हम हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा और विधानसभा की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव पर चर्चा करेंगे और खास मेहमान हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। सर, स्वागत है। सर, जिस तरीके से देख रहे हैं कि चुनावों में जो है वो प्रचार प्रसार की कमान आपने संभाल रखी है। स्टार प्रचारक की अगर मैं बात करूं तो 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जो है वो भाजपा की तरफ से जारी कर दी गई है। अब जो ये लगभग 10 दिन का समय बचा है, ये काफी क्रूशल माना जाता है। तो अब आपका जो ये कार्यभार है वो बड़े नेता संभालने वाले हैं, किस तरीके से आगे रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की प्रस्तावित रैली होनी है और बाकी कौन कौन जो है बड़े नेता पहुंचने वाले हैं हिमाचल प्रदेश? अभी लोकसभा के चुनाव के सिलसिले में तो कैंपेन हमारा वैसे तो काफी हद तक बेहतर चला है। हम काफी एडवांस्ड हैं, हम कांग्रेस की कंपैरिजन में हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे टिकट्स बहुत समय पर ही डिक्लेयर हो गए थे और सब लोग काम में लगे थे। और एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन जो जिम्मेवारी मेरे ऊपर पार्टी की ओर है, जहां जहां पार्टी तय करती है वहां मैं जाता हूं और कार्यक्रम हो रहे हैं। क्योंकि हमारा चुनाव हिमाचल प्रदेश का अंतिम फेज में है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए अब जो है वो केंद्र के नेतृत्व का भी सानिध्य रहेगा। उनका मार्गदर्शन के साथ साथ में बड़े नेता हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेंगे। और उसमें मुझे जो जानकारी मिली है अभी तक तो कंफर्म होना, टेंटेटिव सी डेट अभी प्रधानमंत्री जी की 23-24 की में से ऐसे विचार किया जा रहा है कि इसमें से एक डेट हिमाचल प्रदेश को दी जाए। और जो जानकारी मिल रही है शायद उसमें 23 तारीख को शिमला होने की संभावना हो सकती है। शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में कहाँ होगा, वेन्यू डिसाइड होगा। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल प्रदेश में पहले भी आ चुके हैं वैसे, लेकिन आज फिर से 3 कार्यक्रम वो उनके हैं। चंबा में है, कांगड़ा जिला में है और शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है। शाम को हमारी मीटिंग भी शिमला है। तो केंद्र से गृह मंत्री और नितिन गडकरी जी, योगी जी, इनका समय हमको मिलने वाला, राजनाथ सिंह जी, सब लोगों का समय मिलने वाला है। और स्वाभाविक रूप से हमारे लिए तो अच्छी बात है कि जितना केंद्र का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश में समय देगा उसका हमको लाभ मिलेगा। किस तरीके से आप देखते हैं, ये बाई इलेक्शन की बात करना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से 25 से आप नंबर बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं विधानसभा में, और दूसरी तरफ जो है कांग्रेस भी अपने इन तमाम खाली हुई सीटों पर जो है वापसी करने की कोशिश कर रही है। आपके 6 के 6 कैंडिडेट्स जो हैं वो कांग्रेस के ही विधायक थे। 2022 के चुनावों में जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन अब 2024 के इस विधानसभा के उपचुनावों के रण में भाजपा से प्रत्याशी हैं, और जिस जगह से हैं वहां से आपके पुराने बड़े दिग्गज लीडर्स जो हैं वो लगातार कई बार जीतते दर्ज आए हैं। तो इस पूरी ही सिनेरियो को किस तरीके से टैकल किया जा रहा है? कहीं भीतरघात की स्थिति जिस तरीके से बताई जा रही है उसको स्टेबल करने की कोशिश की जाए, क्योंकि 2022 में रेबल्स की वजह से जो है जनता तक जो है विधायक जो है जीत नहीं दर्ज कर पाए थे, क्योंकि ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। निश्चित रूप से देखिए, एक पहली बात तो यह है कि जो 6 विधायकों को टिकट दिया गया है उसके पीछे बात यह है कि उन लोगों ने इतना बड़ा कदम लिया जिसके कारण उनकी विधानसभा की सदस्यता चले गई। और एथिक्स ये बोलते हैं कि किसी आदमी ने बहुत बड़ा कदम उठा करके आपके समर्थन में अगर लिया है, उसके कारण उसको नुकसान भी हुआ है, तो उसके बारे में अच्छा भाव रहना चाहिए। और इसलिए पार्टी ने इस भाव के साथ कि उनको पार्टी का टिकट देना चाहिए निर्णय किया। जहां तक उन 6 विधानसभा क्षेत्र में जो पार्टी का हमारा एस्टैब्लिश लीडरशिप है उनके साथ फिर बाद में चर्चा हुई है, बात हुई है, और अधिकांश लोगों से बातचीत करने के बाद चीजें सेटल हुई हैं, चीजें ठीक तरह से चल रही हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत नाराजगी, निराशा रहती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसी कोई बात नहीं है। और मेरा ये मानना है कि हम 6 की 6 सीटों पर हम जीतेंगे, अच्छी तरह से जीतेंगे। और दूसरी बात ये मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां भीतरघात की बात कह रहे हैं, तो भीतरघात का एक विषय है और पार्टी के नेतृत्व के संज्ञान में सारा विषय मुझे लगता कि है। कोई जरूरत नहीं कर सकता आज की तारीख में
भीतरघात करने की। हमारी पार्टी का नेतृत्व इतना मजबूत है, कोई बड़ा से बड़ा नेता भी हो, अगर पार्टी के हित में काम नहीं करेगा तो उसकी पूछताछ जरूर होगी। पूछताछ ही नहीं होगी, अगर पाया गया कि उसने गलत किया है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही एक नारा जो है वो दबी जुबान में चल रहा है, एक वोट पीएम को, एक वोट सीएम को। ये किस तरीके से है? क्योंकि अगर इसको समझा जाए, इसके मैथमेटिक्स को, तो एक वोट पीएम को तो आपको फायदा है, एक वोट सीएम को हुआ तो सीधा नुकसान। देखिए, ये कुछ लोगों ने चलाया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस सारी बात को लेकर के जो लोग चलाने वाले हैं वो ये षड्यंत्र भी हो सकता है कांग्रेस पार्टी का, और ये साजिश भी हो सकती है। और अगर इस तरह से पार्टी के हमारे लोग होंगे तो डेफिनेटली वो अननोटिस्ड नहीं जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पूरे ही चुनावों में जो है वो लगातार जनसभाओं में प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो जबरदस्त एग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं, आप पर जो है लगातार कटाक्ष करते नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से आपको अब मूवी का डायरेक्टर भी बना दिया है और आपकी मूवी का फ्यूचर पहले से बता दिया कि इनकी जो मूवी जो अब स्क्रीन प्ले लिखी गई है वो मूवी फ्लॉप होने वाली। देखिए, मुख्यमंत्री जी जो बातें कर रहे हैं, मैं तो चाहता था कि एक जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो, लेकिन अभी तक जिम्मेवारी को वो समझ नहीं पाए हैं, ना ही संभाल पाए हैं, और ना ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी बड़ी उम्मीद नहीं है, न समझने की न संभालने की। चुनाव मुद्दों पर होता है, मुद्दों पर आप बात करें। अब कहाँ बातें कि इस तरह की बातें कर रहे हैं, और जहां तक फिल्म की डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, हमारी फिल्म जो है वो उसकी चिंता आप मत करें। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि आपकी फिल्म तो 14 महीने में फ्लॉप होगी। सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जो आपने फिल्म चलाई थी वो तो जो बुरी तरह से फ्लॉप होगी बॉक्स ऑफिस में। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हम तो हिमाचल प्रदेश में फिर भी मुख्यमंत्री रहे तो 5 साल तक हमने त्रासदी का दौर, वो बड़ा था, लंबा स्पैन था जब कोविड का दौर था, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में आज लोग याद कर रहे हैं, काम हुए हैं, विकास हुए हैं, हमारी बात को सुना जाता था, हमारी बात को माना जाता था। यहाँ तो न सुनने वाला है न मानने वाला है। और ऐसे में जहाँ मंडी लोकसभा सीट के सिलसिले में अगर वो विशेष तौर से टिप्पणियां करते रहते हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत जल्दी परिणाम आपके सामने आएंगे, और निश्चित रूप से मंडी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो कंगना जी हमारी पार्टी की कैंडिडेट हैं, पार्टी के नेतृत्व ने जब निर्णय किया है कि महिला होने के नाते फिल्म जगत में उन्होंने एक अच्छा काम किया है, एक पहचान हासिल की है, पद्मश्री अवार्ड उनको मिला है, तो ऐसे में उनको अपॉर्चुनिटी दी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि मंडी लोकसभा क्षेत्र की जनता जो है वो मंडी, कुल्लू, सारा, और उसके बाद लाहौल स्पीति, किन्नौर, भरमौर, सारा सब जगह से, रामपुर, सब जगह से उनको सपोर्ट मिल रहा है, अच्छी तरह से मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस बहुत डरी हुई है। अब तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो भी कह रहे हैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, हर सभा में कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता है, हर इंटरव्यू में कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन पार्टी ने ऊपर से कह दिया। विवश जैसे लग रहे हैं मुझे, और हालात ऐसी व्यवस्था के उनके हैं। मुझे यही कहना है उनके बारे में कि जो पार्टी ने जो आपके लिए हालात पैदा किए हैं तो वो तो झेलना ही पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से हमने बातचीत की थी, उन्होंने एक आरोप लगाया है कि ऑपरेशन लोटस जो है वो फेल हुआ है, हालांकि मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने नया कोर्ट सिलवा दिया। क्या सच बात है ये? देखिए, ऐसा है कि राजनीतिक जुमले हैं ये जी, ये कोर्ट सिलाना, ये करना, वो करना। हमारी पार्टी का एक सिस्टम है, समय से पहले कुछ नहीं होता, समय पर ही होता है, और समय पर वही होता है जो पार्टी का नेतृत्व तय करता है। एक बात, ऑपरेशन लोटस की हिमाचल प्रदेश में जरूरत ही पड़ी नहीं, और ना ही पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जो वर्तमान हालत बनी है उसके लिए दोषी और कोई है ही नहीं, कांग्रेस पार्टी दोषी है। आप देखो, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कह रही है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी क्योंकि चुनाव लड़ने जैसे हालात नहीं है, काम नहीं हुए, विकास नहीं हुए। कांग्रेस पार्टी का मंत्री विक्रमजीत जो मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे के रखा है, भले ही बाद में पलट गए वो, उसमें मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना, इससे ज्यादा। कांग्रेस पार्टी का मंत्री मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते निकलते हैं।
कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं चंद्र कुमार जी, वो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री असफल रहे हैं सारे चीज को, पार्टी के सारे विधायकों का चुने वो प्रतिनिधियों को जो है साथ चलाने में। वही बोल रहे हैं, सबसे सीनियर मोस्ट वही हैं आज की विधानसभा में, मंत्री हैं, उनकी है मंत्री, वही बोल रहे हैं इन बातों को लेकर के। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी से जो बाहर गए हैं वो सारे के सारे एक बार नहीं अनेक बार इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री को मिले थे और बात कही थी उन्होंने। तो इसके लिए अगर दोषी है तो मुख्यमंत्री दोषी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां मुकेश अग्निहोत्री की अगर बात कहें, वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कुछ भी बोलने के लिए जो है वो उनको आदत है और आदत के कारण विवश है, मजबूर है। और ऐसे में मैं सिर्फ इतने उनको कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी बात कहें, क्या ईमानदारी से आप भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को हटाने में नहीं लगे हुए हैं जी? क्या विक्रमादित्य जी आप भी सुखविंदर सुक्खू को हटाने में नहीं लगे हैं जी? आप अगल बगल में दोनों खड़ते हैं, दोनों जो है आश्वस्त होकर के इसलिए लगे हैं क्योंकि पार्टी हाईकमान ने तय करके रखा है, इन दोनों को इंडिकेट करके रखा है, ये मुख्यमंत्री चुनाव तक हैं। चुनाव के बाद नेतृत्व परिवर्तन होगा। नेतृत्व परिवर्तन के लिए दोनों को गोली दे रखी है जी, और दोनों को गोली दे रखी है। तो ऐसे हालात में 4 तारीख के बाद क्या आप ईमानदारी से मुख्यमंत्री के साथ खड़े होंगे, इस बात पर कांग्रेस पार्टी में ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जनता के बीच में भी प्रश्न चिन्ह है। और हम तो विपक्ष वाले हैं, हम तो बोलेंगे। मैं यही कहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि मैं तो विपक्ष में हूं, मैं तो आपके सामने हूं, विपक्ष का नेता हूं, मुझे तो बोलना है, मुझे जो करना है पार्टी के लिए, मुझे अपनी पार्टी के लिए करना है। लेकिन आपके अगल बगल में ये जो कुछ लोग खड़े हैं जो आपके बारे में अच्छा ना सोचते हैं, लेकिन अच्छा आजकल बोल रहे हैं, चुनाव तक बोल रहे हैं, और उसके बाद क्या करने वाले हैं ये आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ठाकुर साहब, आपसे एक चीज जरूर समझना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जनता को जो है वो लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते नजर आ रहे हैं कि हिमाचल की वित्तीय हालत जो है वो बेहद खराब है। कर्ज का बोझ जो है वो जब आप मुख्यमंत्री थे उस दौरान छोड़ के गए, और उसके बाद स्थिति जो है वो अब दोबारा से वापस लाना काफी चुनौतीपूर्ण लग रहा है। कितनी सच्चाई है ये? देखो, बहुत हैरानी की बात है, मुख्यमंत्री जी 6 महीने 7 महीने तो इसी पर रोते रहे, यही रोना, और हर कार्यक्रम का पहला वाक्य यही होता था कि प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर में से गुजर रहा है और इसके लिए जिम्मेवार जयराम है। मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से भी बोला जी, और मैं सार्वजनिक रूप से सभा में भी बोला। मैंने कहा अगर आप बदहाली से प्रदेश को निकाल सकते तो प्रयत्न करिए। आप कह रहे हैं कि जयराम ने लोन लिया, आप मत लीजिए। जयराम ठाकुर ने 5 साल में 19,600 करोड़ रुपए का ऋण लिया, और वो ऋण इसलिए लिया कि हिमाचल प्रदेश में पूर्व की कांग्रेस सरकार ने इतना ऋण ले रखा है, उस ऋण की किस्तों को अदा करने के लिए, ब्याज की किस्तों को अदा करने के लिए ऋण लेने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी बात, यहां अभी 15 महीने की सरकार हुई, 15 महीने में 18,000 करोड़ रुपए ले लिया। मैंने 5 साल में 19,500 लिया, 19,500 करोड़ लिया, और उन्होंने 15 महीने में 18,000 करोड़ रुपए का ऋण ले लिया हिमाचल प्रदेश में। हमने अपने जमाने में जो ऋण की जो हमारी लेने की जो लिमिट थी, उस लिमिट को कभी टच नहीं किया, हमने उससे कम ऋण लिया। इन्होंने 3 बार ऋण लेने की जो लिमिट थी उसको बढ़ाया है, बार बढ़ाया है। एक और आरोप लगाया जा रहा है, जिस तरीके से जब आपका कार्यकाल था तो कोविड के 2 साल काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं। जब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार बनी तो उस दौरान प्राकृतिक आपदा जो है पिछले साल हिमाचल प्रदेश में लोगों ने झेली। उस दौरान जो है वो आरोप ये लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार से जो है जिस तरीके से 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, स्पेशल पैकेज की जो है वो बातचीत वो मांग कर रहे थे। आपकी केंद्र में सरकार है तो बीजेपी ने जो है उनको सपोर्ट नहीं किया, और इसी मुद्दों को लेकर इस बार जनता के बीच वो जा रहे हैं। देखिए, इस सारे बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी की इतनी फजीहत हो रही है, अब लोगों के बीच में उन्हें ज्यादातर इस मुद्दे को कहना ही बंद कर दिया। नीचे के नेताओं ने तो बंद कर दिया। कारण यह है कि केंद्र से खुली मदद मिली, 1,800 करोड़ रुपए मिला, इसको
विधानसभा के अंदर भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, ये पैसा आया है। और उसके बाद दूसरी बात, हमने जब पूछा कि आप बताइए जो पैकेज की आपने घोषणा की त्रासदी में लोगों की मदद करने के लिए, उसमें स्टेट का शेयर कितना है? 0 है, कोई पैसा नहीं है। जो भी पैसा केंद्र से आया है वही पैसा नीचे जो है वो लोगों तक पहुंचाने का इनने ये जो मैकेनिज्म करना चाहिए तो वो भी नहीं किया। जो पैसा दे रहे हैं, जिन लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, वो पैसा वही पैसा जो मोदी जी ने केंद्र से भेजा है। और दूसरी बात, क्या वो पैसा पात्र लोगों को मिल रहा है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। दर्जनों ऐसे उदाहरण हैं जहां कांग्रेस का नेता है, घर सलामत है, दरार तक नहीं आई है, उसको किस उसके जो है खाते में पैसा आ गया। कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जिनका बाग बगीचा सब कुछ ठीक है, कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद उनको पैसा मिल चुका है। ये पैसे का दुरुपयोग हुआ है, ये भ्रष्टाचार किया है इन लोगों ने, और मैं कहता हूं ये अपराध है, ये पाप है। त्रासदी में मदद की हुई पैसा उन पात्र व्यक्तियों को ना पहुंचना। आज जाकर के आप हमारे इलाके में जाओ जहां त्रासदी हुई है, जाकर के मैं गया अपने इलाके में, मैं कुल्लू में गया, जहां त्रासदी से वहां कार्यक्रम में हमने पूछा, लोगों ने हाथ खड़े किए कि पैसा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। घर में दरारें पड़ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद रहने लायक नहीं रहा, उसके बावजूद एक पैसा नहीं मिला। पशुशाला चले गई है, लेकिन एक पैसा नहीं मिला। बगीचा चला गया है, उसके बावजूद पैसा नहीं मिला। खेत चले गए हैं। तो ऐसे में जो झूठ का ये बोल रहे हैं, तो नीचे के स्तर पर तो लोग गले से पकड़ रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को। हाँ, मुख्यमंत्री मंच से बोलते हैं, बोल करके चले जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है, बात कहना एक बात है, लेकिन हकीकत में नीचे पात्र व्यक्तियों तक वो पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये एक बात कहने की बात है। पहुंचा नहीं है। और दूसरी बात, केंद्र ने मदद की है, केंद्र ने हर तरह से मदद की है, और मदद करने के लिए इतना मैंने देखा कि इतना नाशुक्र होना भी ठीक नहीं है। जिस प्रकार से केंद्र ने मदद की है, रेस्क्यू ऑपरेशन में केंद्र ने डट करके एनडीआरएफ की टीमें भेज करके, हेलीकॉप्टर भेज करके, और जहां राशन रास्ते बंद हो गए थे, राशन खत्म हो गया, तो वहां हेलीकॉप्टर से राशन ड्रॉप किया गया। कौन थे? केंद्र सरकार का पूरा उसमें था। तो ऐसे में इस तरह के आरोप लगाना मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केजरीवाल जो है वो लगातार प्रचार प्रसार में डटे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की बड़ी रैलियां हो रही हैं, तो बड़े नेता मंच साझा करने से कतरा रहे हैं। और सुखबीर बादल ने भी ये कहा है कि जल्द जो है वो केजरीवाल भाजपा में ज्वाइन करने वाले। देखिए, ऐसी बातों को लेकर के मैं भी कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ। केजरीवाल कुछ दिनों के लिए बाहर आए हैं, और उसके बाद उनको मालूम है कि अंदर जाना है, और अंदर जाना है तो इसलिए जो कुछ भी जितने जल्दी में जितने बातें वो कह सकते थे वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। जो करने की स्थिति में हो पा रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो किया है उनने वो स्वाभाविक रूप से वो भुगतना पड़ेगा। ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते हुए जो है वो बनी थी, उससे निकली थी ये पार्टी, और आखिरकार उसी में ही दफन हो रही है। तो इससे ज्यादा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। सीएम केजरीवाल के घर पर ही एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है। जिस तरीके से उनकी राज्यसभा सांसद है, महिला सांसद, उनके साथ हाथापाई, मारपीट होना, और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान देना कि ये साजिश जो है वो भाजपा की तरफ से रची गई। देखिए, हर बात पे साजिश जब ऐसा होता है, आपके घर में महिला के साथ, और सांसद हैं वो, राज्यसभा की सांसद हैं, और आपकी पार्टी की नेता है, उसके खिलाफ अब जो है गलत तरीके से व्यवहार होना, और जिसके बारे में उसने फिर जाहिर किया, शिकायत की, और आप सबकी नेताओं की उपस्थिति में होना, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? घर के अंदर तो कम से कम इतना तो कहना छोड़ दीजिए कि घर के अंदर आप कुछ करें, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल है, तो ऐसा मुझे लगता है कि सोचना गलत है। ये सही बात है कि महिलाओं के प्रति सम्मान का विषय है ही नहीं दूसरे दलों में, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, सब में अपमान ही किया जाता है महिलाओं का। सुजानपुर की सीट पे बात करना जरूरी है, क्योंकि पिछले कल एक इंसिडेंट सामने आया। सीएम सुक्खू जो है वो अपने कैंडिडेट को लेकर जो है जनता के बीच प्रचार कर रहे थे, और स्लिप ऑफ टंग जो है वो आपके कैंडिडेट के लिए वोट मांग बैठे। किस तरीके से
आप देखते हैं इस पूरे इंसिडेंट को? नहीं, कई बार ऐसा होता है कि जो जहन में होता है वो जुबान पर आ जाता तो फायदेमंद है। वो तो जहन से निकल ही नहीं पा रहा है उनसे, तो उनने खुली सभा में ही जिक्र कर दिया कि राजेंद्र राणा को आप समर्थन देंगे, हाथ खड़े करके वहां पर वो लोगों से अपील करने लगे और अपील की। तो इसका मतलब यही है कि उनके दिमाग से वो निकल नहीं पा रहे हैं, वो उनके दिमाग में घुसे रहने चाहिए। और सही मायने में जो है वो हकीकत जुबान पर आ गई उनके, और जुबान पर आते आते भगवान यही करे जो उन्होंने कहा है कि वहां राजेंद्र राणा जीतेंगे, और जीतेंगे भी, वो अच्छी तरह से जीतेंगे। एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे ले लेते हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार भी बदलने जा रही है और देश में फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है, पर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से ये मैथमेटिक्स समझना चाहेंगे कि प्रदेश में किस तरीके से बदलेगी? नहीं, देखो, प्रदेश के बारे में हम एक बात कहें, सीधी सी बात है। पहली बात ये कि सरकार मेरे हिसाब से तो टेक्निकल ग्राउंड्स पर है, लेकिन हकीकत है कि सरकार है ही नहीं, सरकार गिर चुकी है। आपके राज्यसभा के लिए 43 वोट आप गिनते थे कांग्रेस वाले, हम तो 25 थे, लेकिन वो हार गए, हमारा कैंडिडेट जीत गए, तो बहुमत तो गिर गया। आपके विधायकों ने आपके खिलाफ वोट डाला और 9 विधायकों ने, जिनका समर्थन आप क्लेम कर रहे थे, उन लोगों ने आपके खिलाफ वोट डाला, तो आप सत्ता में तो सिर्फ टेक्निकल ग्राउंड्स पर हैं। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी लोगों की नजरों में भी गिर चुकी है और बहुमत में भी गिर चुकी है हिमाचल प्रदेश में। दूसरी बात मैं उदाहरण दूं, आपने बजट पारित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 10 विधायकों को, जो 15 विधायकों को सस्पेंड किया। जी, क्यों किया? क्योंकि बजट पारित नहीं हो पा रहा था। बजट पारित नहीं होता तो सरकार गिर जाती। सरकार को बचाने के लिए हमको वहां से मार्शल के माध्यम से उठा करके बाहर फेंक दिया, और ये एक दूसरा उदाहरण है। इसमें गलत क्या, ये तथ्य है, प्रूफ है जो दुनिया के सामने है, और पूरे देश में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ किसी विधानसभा में कि जिस दिन बजट पारित होना है उस दिन विपक्ष के विधायकों को सस्पेंड किया गया। ठीक, बजट पारित होने से पहले, क्योंकि बहुमत नहीं था। तो ये तो हकीकत है। और ऐसे में मैं यही कहूंगा, अभी 6 चुनाव हैं, जब ये 9 चुनाव हो जाएंगे, आज नहीं होंगे तो कल होंगे, बहुत जल्दी इस पर फैसला आएगा ही आएगा। जो भी फैसला होगा, ये भी मैं कह रहा हूं कि बहुत शरारतपूर्ण तरीके से, जिनके विधानसभा के अध्यक्ष ने न्यूनतम दर्जे पर चले गए, वो अपने दायित्व के निर्वहन में, मैं कह सकता हूं, जिस प्रकार से उन्होंने भूमिका निभाई है, वो सरकार के कठपुतली बन गए। कठपुतली ही शब्द उनके लिए उचित रहेगा, सरकार जो कहती है, क्योंकि वो विधानसभा अध्यक्ष रहना नहीं चाहते, वो मंत्री बनना चाहते हैं, कई दिनों से इस काम में लगे हुए हैं। और ऐसे में उनको ये आश्वासन दिया है कि भाई आपका वो कुछ ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करते करते उन्होंने वो चीजें की हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो प्रोविजंस हैं, उस प्रोविजन के तहत तो यही है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई विधायक का त्याग पत्र देता है, व्यक्तिगत रूप से देता है, तत्काल उसको स्वीकार किया जाता है। लेकिन खैर, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा हूँ, वो एक कोर्ट का भी मसला है, वो सारी चीज को लेकर के मैं ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं। मैं यही कहूंगा कि नैतिकता अगर थोड़ी भी होती, अगर मैं सुक्खू जी की जगह होता तो मैं मुख्यमंत्री से त्यागपत्र दे देता, क्योंकि राज्यसभा की सीट प्रचंड बहुमत होने के बावजूद भी हारना, ये नेतृत्व पर प्रश्न, क्या बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और ऐसे में मुझे लगता है कि उनको सोचना चाहिए और विचार करना चाहिए। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की हाईकमान उनको हटा दे, अपने आप ही विचार करना चाहिए। दूसरी बात, हम सत्ता में आने के लिए ऐसे नहीं है, आतुर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा रही है। हाँ, अगर उनके बस की अगर चीजें नहीं रहेंगी, अगर बिखराव इस तरह का होगा, वहां पर हालात ऐसे होंगे, और जब हम कह रहे हैं कि हम चुनाव में जीत करके आएंगे, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है वो चुनाव सरकार बनाने को क्लेम करेंगे। तो ऐसे में जो हालात बने हैं हिमाचल प्रदेश में, उसके बारे में इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस की सरकार को कोई सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारी इस खास बातचीत में हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सियासी माहौल है
और नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से हम तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश कर रहे थे। आज की बातचीत में बस इतना ही। आप प्रदेश और देश की खबरों के लिए बने रहिए जी पंजाब हरियाणा हिमाचल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।